नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में व्यवस्थापकों की शीर्ष संस्था है जो 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। आपको बता दें, इसको लेकर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के 82वें संस्करण का आयोजन 17-18 नवंबर 2021 को शिमला में किया जाएगा। प्रथम सम्मेलन का आयोजन भी शिमला में 1921 में किया गया था। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र की शुरुआत जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वहीं इसका समापन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन साल 1921 में आयोजित किया जा रहा है और आपको ये भी बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सुल्तानपुर में 381 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान में खुद उतारूंगा। अभिनेत्री कंगना रनौत के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। इस बार कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर 2 लंबे मैसेज भेजे हैं और इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। एक मैसेज में अखबार की एक पुरानी कटिंग लगाते कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक, आप दोनों नहीं हो सकते, चुने और फैसला करें। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में जो संदेश लिखा है उसमें बापू को सत्ता का भूखा और चालाक बताने तक की हिमाकत की है और इससे पहले कंगना ने भारत को मिली आजादी को भी कहा था। और अब कंगना के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता ने शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने लिखा, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनमें अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने ना को हिम्मत होती है, ना ही खून में उबाल। ये सत्ता के भूखे और चालाक लोग थे और ये ही वही लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। इस तरह से आजादी नहीं, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। और अपने दूसरे पोस्ट में कंगना रनौत ने लोगों को इतिहास के बारे में जानने के लिए सीख देते हुए लिखा कि गांधी जी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। कंगना ने यह भी लिखा कि गांधी ने कभी भगत सिंह और नेताजी को सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसके समर्थक में हैं, क्योंकि उन सबको अपनी यादों में एक साथ रख लेना और हर साल उनकी जयंती पर याद कर लेना काफी नहीं है। सच कहें तो ये महज मूर्खता है, बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना और सतही है और लोगों को अपना इतिहास और अपने हीरो का पता होना चाहिए। अभी तक आजादी के साल को लेकर डिबेट कर रही कंगना पर वैसे ही एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने के बाद भी कंगना ने हिंदुस्तान और उसके इतिहास, उसकी आजादी को लेकर जो लगातार बयान दिए हैं, वैसा अगर वो किसी और देश के में करती तो शायद इतिहास की समझ हो जाती। इसलिए ये बात सामने आई है कि कंगना ऐसे बयान देने, ऐसी टिप्पणियां करने के बाद भी हिंदुस्तान में चैन से रह रही हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की जयंती 19 नवंबर गुरु पर्व पर ही पहले सिख श्रद्धालुओं की तोहफा दिया है। और आपको यह भी बता दें कि मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि बुधवार को करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोल दिया जाएगा, जिसके बाद आज पहला जत्था गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। नवंबर 2019 में खुला करतारपुर कॉरिडोर महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के नरोवाल में करतारपुर साहिब और जाने वाले गलियारों के माध्यम से भक्तों की आजादी
और आवाजाही फिर से शुरू करने का निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के अपार श्रद्धा को दर्शाता है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्र 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। उन्हें विश्वास है कि यह कदम देश भर में खुशी और उत्साह को बढ़ा देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल उस जत्थे का हिस्सा होगा जो 18 नवंबर को पाकिस्तान में गुरुद्वारे का दौरा करेगा। कोरोना को देखते हुए करतारपुर गलियारों में ही यात्रा के लिए शर्तें पूरी करनी होगी। सभी श्रद्धालुओं का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य माना जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में लागू कोविड गाइडलाइन करतारपुर में ही लागू होगी। गुरुद्वारे परिसर में सैनिटाइजर टनल लगाई जाएगी और गुरुद्वारे पर RT-PCR करना भी जरूरी होगा। लक्षण वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा। बता दें कि 4.5 किलोमीटर लंबा गलियारा पंजाब के गुरदासपुर में ही डेरा बाबा नानक मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से शहर दरबार साहिब करतारपुर से जोड़ता है। ये वो स्थान है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने अपने जीवन में अंतिम 18 साल बिताए थे। सीमा पार से आतंकवाद परोसने वाले पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी है। और भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि किसी भी सार्थक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंक और शत्रुओं को हिंसा से मुक्त माहौल में आयोजित की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के कौशल काजल भट्ट ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध रखना चाहता है। अगर कोई लंबित मुद्दा है तो उसे शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय और शांतिपूर्वक तरीके से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कोई भी सार्थक बातचीत आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में हो सकता है। इस तरह के अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। तब तक भारत सीमा पर से प्रायोजित आतंकवाद का जवाब देने के लिए भी निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। और पाकिस्तान द्वारा आपको बता दें कि कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने उस पर पलटवार किया है। वहीं पाकिस्तान ने UNSC में भी स्थायी सीटों के लिए 4 देशों के समूह भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के कदम बड़ा विरोध भी किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मुनीर अकरम ने भी एक बहस में भाग लिया था और कहा कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर विशेष अधिकार के ही केंद्र बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और रिपोर्ट के अनुसार मुनीर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में लगातार उपस्थिति चाह रखने वाले किसी भी देश को महासभा द्वारा समय समय पर चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अधीन रहना ऐसा करना चाहिए। उन्होंने 2 वर्षीय स्थायी श्रेणी में भी 15 सदस्यीय परिषद के विस्तार के लिए इटली, पाकिस्तान के नेतृत्व वाली यूनाइटिंग कोर को समूह के प्रयास पर भी जिक्र करते हुए कहा कि समूह व्यक्तिगत सदस्य राष्ट्रों के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता है। और UN ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि राजदूत अकरम ने यह भी कहा कि ये मानना है कि व्यापक सुधार का उनका प्रस्ताव एक समझौते के लिए सबसे अच्छा आधार बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्थायी सदस्यों की निर्णायक कार्रवाई की सहमत न होने का हवाला देते हुए कहा है कि नए स्थायी सदस्यों को जोड़ने की गतिहीनता की संभावना बढ़ जाएगी। बनारस के 80 घाट इन दिनों जिंदगी के रंग बदलने लगे हैं। तभी तो 74 साल के नरेंद्र जायसवाल स्केटिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दर्शकों में इसकी जो है देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र जायसवाल पिछले कुछ महीनों से वे यहाँ जमीन पर स्केटिंग कर रहे हैं। और नरेंद्र जायसवाल ने इसको लेकर साबित कर दिया है कि उम्र महज एक आंकड़ा ही होती है। ऐसा इसलिए कि आमतौर पर बच्चे ही स्केटिंग करते हैं नजर आते हैं और 74 साल की उम्र में वो वाराणसी के 80 घाट पर स्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र जायसवाल ने बताया है कि आमतौर पर 4-5 साल के बच्चे ही यहाँ आते हैं। मैंने उनसे 2 साल पहले पूछा था कि क्या मैं सीख सकता हूँ। वो अवाक रह गए थे और उन्हें ये नहीं लग रहा था कि मैं सीख पाऊंगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे सुरक्षा गियर पहनाए और मेरा
जो बैलेंस चेक था वो किया। इसके साथ ही उन्होंने महसूस किया कि मैं सीख सकता हूँ। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि बनारस के स्केटिंग में के लिए सुंदर जगह है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ प्रसाद घाट पर एक जगह है, लेकिन वो बहुत छोटी है। मोदी को लेकर पूछे गए एक सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, मुझे राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पीएम मोदी को इंसान के रूप में देखना चाहता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्केटिंग को लेकर सवरा सिंह ने यह भी बताया है कि मुझे गंगा नदी के पास स्केटिंग करना पसंद है। मैं बहुत कुछ देर के लिए बैठ जाता हूं, जब मैं गिरता हूं और फिर से स्केटिंग करना शुरू कर देता हूं। बच्चों का कहना है कि गंगा के तट पर स्केटिंग करने के आनंद आता है। और आधरदिया ने यह भी बताया है कि इसके अलावा पेंटिंग करना भी पसंद करते हैं। जानलेवा कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक देश में वैक्सीन की 113 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। सरकार लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बावजूद अभी भी कई इलाकों में इसको लेकर अभी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। जहां लोगों में टीके लगवाने के लिए हिचकिचाहट देखने को मिल रही है, वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि मुस्लिम बहुत इलाकों में कोरोना वायरस रोधी टीके लगवाने में हिचकिचाहट कर रहे हैं और सरकार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी ताकि लोगों को टीका लगवाने के लिए राजी किया जा सके। टोपे ने कहा कि टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति कम है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुत इलाकों में है मगर टीका लगवाने के लिए पीछे हट रहे हैं। हमने मुस्लिम समुदायों को टीका लगवाने के लिए राजी करने के लिए वास्ते सलमान खान और धार्मिक नेताओं की मदद लेने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं और फिल्म अभिनेताओं को बहुत प्रभाव रहता है, लोग उन्हें सुनते हैं। और मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अब तक 10.25 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है और नवंबर के अंत तक सभी पात्र व्यक्तियों को भी कम से कम पहली खुराक मिल जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बारे में टोपे ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार महामारी का चक्र 7 महीने का होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर टीकाकरण के कारण अगली लहर गंभीर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और टीका लगवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से युद्ध स्तर पर जीका वायरस कंट्रोल को लेकर भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब ये वायरस दूसरे शहरों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उन्नाव में भी जीका का पहला केस सामने आ चुका है। उन्नाव में जीका वायरस का पहला मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मरीज को कई दिन से बुखार आ रहा था और 3 दिन पहले कानपुर में इस मरीज के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें मरीज के जीका वायरस संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही संक्रमित के घर के आसपास दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। दरअसल गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मिश्रा कॉलोनी में रहने वाले राजेश पेशे से मजदूर हैं। राजेश कानपुर के लाल बंगला में ही एक धागा फैक्ट्री में काम करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें बुखार था और आंखों में जलन जैसे लक्षण सामने आए थे। मरीज की डेंगू के साथ दूसरे टेस्ट करवाए गए, जिसमें जब जीका संक्रमण की पुष्टि हुई तो मरीज को जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य मरीज के घर पहुंच गए और इसके साथ ही उन्हें उपचार के लिए उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि और लोगों को ये संक्रमण ना हो सके। बता दें कि जानकारी के लिए पूरे इलाके में एंटी लावा समेत अन्य दवाओं का गलियारों और घरों के आसपास छिड़काव किया जा रहा है। और इस मामले में सीएमओ सत्य प्रकाश ने बताया है कि मरीज में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है। अब मरीज कानपुर के मजदूरी करता है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेहद उपचार के लिए प्रयास कर रहा है। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने कहा है कि चीन भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है, साथ ही वो अपने पड़ोसियों के लिए गंभीर खतरा पेश कर रहा है। आपको बता दें कि सांसद ने भारत के दक्षिण और पूर्व एशिया की अपनी यात्रा का ब्यौरा साझा करते हुए अमेरिकी सांसद के समक्ष ये बात कही है। इस यात्रा का मकसद उस क्षेत्र के देशों के समक्ष चुनौतियों के बारे में सही मालूमात एकत्र करना है और सांसद जॉन कॉनिन और उनके सहयोगी चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर गए हुए थे और ये यात्रा पूरी करके ही हाल में लौटे थे।
आपको ये भी बता दें, इसको लेकर कोनिन ने मंगलवार को सांसदों से कहा, अधिक और गंभीर खतरा उन देशों के लिए है जो चीन की सीमा के निकट है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खतरों और चुनौतियों के बारे में सही से समझने के लिए पिछले सप्ताह मुझे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि दल की दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की अगुवाई करने का मौका मिला है और चीन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर रहा है और साथ ही अपने लोगों की भी मानवाधिकार के घोर उल्लंघन कर दोषी कर रहा है। खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय उइगर का है और वो भारत के सीमा के युद्ध पर रहा है और साथ ही वो रिपब्लिक ऑफ चाइना जिले ताइवान के नाम से जानते हैं और हमले की धमकी दे रहा है। कोनिन ने कहा कि उन्होंने भारत की यात्रा की जहां चीन की ओर से पेश खतरों और अन्य साझा प्रतिमाओं का बातचीत करने की भी प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिमंडल के अधिकारियों से मुलाकात की है। अमेरिकी सांसद ने कहा कि यात्रा के दौरान चर्चा का एक अहम मुद्दा ताइवान पर चीन के हमले की आशंका को जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही प्रदेश के पूर्वी शहर, प्रदेश की राजधानी के साथ साथ अन्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से जुड़ जाएगी। 341 किलोमीटर लंबी 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो आइए देखते हैं क्या है इस एक्सप्रेसवे में खासियत। यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा। करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद तराई से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदतराय गांव से शुरू होगा जो गाजीपुर में NH 31 पर स्थित है। हदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया। एक अनुमान के मुताबिक 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर तय करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा। इस एक्सप्रेसवे से सरकार को टोल से 202 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी अभी कुछ दिनों तक यह सफर मुफ्त रहेगा, लेकिन बाद में टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दिया जाएगा। यह कंपनी जल्द ही प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तय करेंगी और इसके बाद टोल बूथ पर टोल लगेगा। माना जा रहा है कि इसकी दरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की दरों के आसपास ही रखी जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 104 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो आइए आपको बताते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में मात्र 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। सब्जी और दुग्ध व्यवसाय को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तो तैयार हो गया है और इस पर आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है। 341 किलोमीटर के सफर में ना तो रास्ते में पेट्रोल मिलेगा, ना ही टॉयलेट, और अगर गाड़ी खराब हो गई तो गैराज भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, खाने पीने की भी व्यवस्था अभी नहीं हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि इनके इंतजाम किए जा रहे हैं। UPEIDA का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर 8 जगहों पर फ्यूल पंप और 4 जगहों पर CNG स्टेशन बनाए जाने हैं। इस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकेंगे। इसके लिए सुल्तानपुर से 3.2 किलोमीटर लंबी और 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना एक एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए कर सकती है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दांव अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक पहुंच गया है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात अब भी गोटियां बिछाने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल की सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका था।
अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल तमाम पार्टियां अपनी सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दांव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। 2022 का मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने लगभग सेट कर दिया है। साफ है, यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाएगी और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।